हम स्टार्टिंग कर रहे हैं टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ कैपेसिटर। और एक कैपेसिटर है क्या? कैपेसिटर एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है या एलिमेंट है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल फील्ड या फिर उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी कहते हैं की फॉर्म में स्टोर करता है। ठीक है। कोई भी आपसे पूछता है कि कैपेसिटर क्या है तो आपको बोलना है कि सर कैपेसिटर एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल फील्ड या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर करता है। और ये कैपेसिटर का सिंबल है। और ये कैपेसिटेंस क्या है? ये कैपेसिटर की एनर्जी को इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर करने की जो प्रॉपर्टी है उसी को हम कैपेसिटेंस कहते हैं। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कॉल्ड कैपेसिटेंस। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर हो रही है, इस प्रॉपर्टी को ही कैपेसिटेंस कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय सी एंड इट्स यूनिट इज फैराड, और इसकी यूनिट फैराड होती है और इस फैराड को कैपिटल एफ से एक्सप्रेस करते हैं। अब देखिए एक टर्म है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है? जब कैपेसिटर में से हम करंट का फ्लो करवाएंगे, जब हम कैपेसिटर में से करंट का फ्लो करवाएंगे तो ये कैपेसिटर जो करंट के पाथ में अपोजिशन प्रोड्यूस करेगा उसी को मैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलूंगा। व्हेन करंट passes through capacitor, then capacitor produce a position in the path of current called capacitive reactance. It is denoted by XC. इस कैपेसिटिव रिएक्टेंस को XC से एक्सप्रेस करता हूँ। इट इज डिनोटेड बाय XC एंड इट्स यूनिट, इसकी यूनिट भी ओम होती है। इट्स यूनिट इज ओम। अब देखते हैं बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर विद डीसी सप्लाई। रुक जाओ एक मिनट। एक्ससी की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/ओमेगा सी, याद रखना। एक्ससी की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/ओमेगा सी, और ओमेगा हमें पता है 2πf होता है। अब हम स्टार्टिंग करेंगे बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर विद डीसी सप्लाई। देखते हैं डीसी सप्लाई के साथ क्या बिहेवियर है इसका। इस कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC है जिसकी वैल्यू है 1/ओमेगा सी, और इसे मैं दे रहा हूँ डीसी सप्लाई। और डीसी सप्लाई की जो फ्रिक्वेंसी होती है ये होती है 0, इसलिए XC 1/2πfc। एफ की प्लेस पे 0 पुट कर दूंगा क्योंकि डीसी सप्लाई की फ्रिक्वेंसी 0 होती है, तो एफ की प्लेस पे 0 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा? 1/0 हो जाएगा, क्योंकि 0 में किसी भी टर्म का मल्टीप्लाई 0 हो जाता है, तो वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा। और मैंने आपको बताया है कि इनफाइनाइट ओम रेजिस्टेंस हो गया है, इसका मतलब ओपन सर्किट की तरह व्यवहार करेगा, बिहेव करेगा। क्योंकि इनफाइनाइट ओम अगर रेजिस्टेंस हो जाएगा किसी सर्किट का तो उसमें से करंट फ्लो होगा ही नहीं। देखो जैसे कि ये रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट है और इस पर मैंने कुछ वोल्टेज अप्लाई किया है, तो इसमें से कितना करंट फ्लो होगा? करंट की वैल्यू होती है V/R। तो V/ इनफाइनाइट कितना करंट फ्लो होगा? 0 एम्पियर। कुछ भी अपॉन इनफाइनाइट 0 होता है, तो 1/इनफाइनाइट, तो 0 करंट फ्लो होगा इसमें से। जब इसमें से 0 करंट फ्लो होगा इसका मतलब 0 करंट तो एक ही कंडीशन में फ्लो होता है, ओपन सर्किट की कंडीशन में। इसका मतलब है कि ओपन सर्किट की तरफ बिहेव करेगा। तो एक कंक्लूजन यहाँ क्या निकल गया? फॉर डीसी सप्लाई कैपेसिटर बिहेव्स एज ओपन सर्किट। ओपन सर्किट की तरह यह बिहेव करता है। ठीक है, इतना कॉपी करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आज इतना ही पढ़ाया है अभी फिलहाल, यहाँ तक हो गया। सर डन। ओके, चलो मुझे कोई समझाएगा ये अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है वो मुझे कोई समझाओ जैसा मैंने पढ़ाया। कौन बताएगा? रिशु कुमारी। यस सर। ठीक है, ये मुझे समझाओ जरा कि कैपेसिटर क्या क्या है। मैंने जो समझाया वो समझाओ मुझे। सर जो अभी पूरा बताए हैं। हाँ बिल्कुल। सर कैपेसिटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल फील्ड के फॉर्म में। उसके बाद इसका कैपेसिटर का क्या बोलते हैं, उसका यूनिट होता है सर फैराड होता है। और कैपेसिटर के बाद कैपेसिटेंस बताए थे। कैपेसिटेंस कैपेसिटर का ही प्रॉपर्टी होता है जो वो भी एनर्जी को स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल फील्ड के ही फॉर्म में। और इसको डिनोट कर इसका
इसको डिनोट करते हैं सी से, और इसका यूनिट होता है फेराड। फिर कैपेसिटेंस के बाद आप बताए थे कैपेसिटेंस रिएक्टेंस। और कैपेसिटेंस रिएक्टेंस होता है जब करंट पास होता है कैपेसिटर से, तब उसमें अपोजिशन प्रोड्यूस होता है करंट के पाथ में। जो अपोजिशन करंट के पाथ में प्रोड्यूस होता है उसी को कैपेसिटेंस रिएक्टेंस कहते हैं, और इसको एक्स सी से डिनोट करते हैं। एक्स सी का फॉर्मूला होता है सर 1/ओमेगा सी। ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ। 2 पाई एफ होता है, तो सो एक्स सी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 पाई एफ सी। फिर आप बताएं दो चीज, एक बिहेवियर विथ डीसी सप्लाई और एक बिहेवियर विथ एसी सप्लाई। बिहेवियर विद डीसी सप्लाई यहाँ पर होगा सर कि इसमें था कि सर्किट जो होता है वो डीसी सप्लाई में ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है सर। यहाँ पे जो एफ का वैल्यू होता है वो 0 हो जाता है, इस वजह से डीसी का ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने लगता है। गुड गुड, बहुत अच्छा बताया तुमने, लेकिन कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी होना चाहिए, जो तुमने बहुत अच्छा बताया। लेकिन देखो, अगर मैं मुझसे अगर सर पूछते कि समझाओ कैपेसिटर क्या है, तो मैं बोलता कि सर कैपेसिटर एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर करता है, और ये स्टोर करने की, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर करने की जो प्रॉपर्टी है उसी को मैं कैपेसिटेंस बोलता हूँ। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर करने की जो प्रॉपर्टी है कैपेसिटर की, उसी को मैं कैपेसिटेंस कहता हूँ, और इसे सी से डिनोट करता हूँ, और इसकी यूनिट फैराड होती है, ये इसका सिंबल होता है। फिर मैं उनको समझाता कि सर कैपेसिटिव रिएक्टेंस समझाता, पर लेकिन बोलता नहीं उनको कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस समझा रहा हूँ। मैं ये बोलता कि सर जब मैं कैपेसिटर में से करंट फ्लो करवाता हूँ तो कैपेसिटर के करंट के पाथ में जो अपोजिशन प्रोड्यूस करता है, जब कैपेसिटर में से मैं करंट फ्लो करवाता हूँ तो कैपेसिटर करंट के पाथ में जो अपोजिशन प्रोड्यूस करता है उसी को मैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहता हूँ, और इसे मैं एक्सी से डिनोट करता हूँ, और इसकी यूनिट ओम होती है। फिर मैं मतलब बोलता कि सर एक्सी की जो वैल्यू होती है 1/ओमेगा सी होती है, और कैपेसिटर का बिहेवियर हम दो प्रकार से देखेंगे, एक डीसी सप्लाई से देखेंगे और एक एसी सप्लाई से देखेंगे। और जब हम डीसी सप्लाई से इसका बिहेवियर चेक करेंगे तो मुझे पता है कि डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, इसलिए एफ की प्लेस पे जब 0 मैंने पुट किया तो 1/0 हो गया, 1/0 इनफाइनाइट हो गया, और इनफाइनाइट ओम तो केवल ओपन सर्किट का रेजिस्टेंस होता है। तो इसका मतलब ये क्या कंक्लूजन निकल गया? इसका कंक्लूजन ये निकल गया कि डीसी सप्लाई के लिए कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। देखो कितना कितना बढ़िया लगा इसे। कौन समझाएगा? कोई तो समझाओ। फिर दोबारा से वही हाँ सर समझाओ ना। सर कैपेसिटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो विच स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, और जो उसकी प्रॉपर्टी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैपेसिटेंस, एंड इट्स unit is in farad, or when the current is passed through this capacitor and it faces an opposition, this opposition is a capacitive reactance, and it is denoted by xc, and its unit is ohm. Now xc is equal to 1/omega c is formula, so omega 2 pi f है, so we put it in that formula, so x is equal to 1/2 pi fc. फिर हम लोगों ने दो टाइप से बिहेवियर देखेंगे एसी सर्किट में, और एसी सप्लाई के साथ और डीसी सप्लाई के साथ। फर्स्ट हमने डीसी सप्लाई के साथ देखा। अब डीसी सप्लाई में क्योंकि फ्रीक्वेंसी हम लोग की कांस्टेंट रहती है, इसलिए जब हम लोग रहती है, मैग्नीट्यूड जीरो रहती होता है, इसलिए फ्रीक्वेंसी 0 होती है। जीरो रहती है। ओके, एक्सी इज इक्वल टू उसके फॉर्मूले में डालेंगे 1/2 पाई एफ सी, तो एफ अगर 0 है तो वो इंफिनिटी हो जाएगा, 1/0 इज इक्वल टू इंफिनिटी, और इंफिनिटी सिर्फ इंफिनिटी मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस होता है सिर्फ ओपन सर्किट का, इसलिए वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने लगेगा। अब फिर हम लोगों ने करंट निकाला फॉर्मूले से ओम्स लॉ लगा के, आई इज इक्वल टू वी बाय आर, तो बी अब रेजिस्टेंस इंफिनिटी है ओपन सर्किट का, इसलिए वी बाय इंफिनिटी, और इसलिए आई आएगा हम लोग का 0, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो फॉर डीसी सप्लाई कैपेसिटर बिहेव्स एज एन ओपन सर्किट। बिल्कुल गुड। मतलब अगर कैपेसिटर है और डीसी सप्लाई प्रोवाइड कर दी तो उसका मतलब उसमें से कोई करंट फ्लो होने वाला ही नहीं है, क्योंकि वो ओपन सर्किट बिहेव करेगा। चलो गुड, गुड, ठीक है। कोई और बताना चाहेगा? हाँ बताओ आगे। सर आपने बताया पहले कैपेसिटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल फील्ड के फॉर्म में स्टोर करता है, और इसका सिंबल होता है
इसको डिनोट हम सी से करते हैं। और कैपेसिटेंस इसी की एक प्रॉपर्टी होती है जो मतलब स्टोर करने की इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हाँ, इलेक्ट्रिकल फील्ड के फॉर्म में। गुड। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है ये एक अपोजिशन होता है, एक टाइप का अपोजिशन होता है जो करंट के पाथ में प्रोड्यूस होता है जब ये फ्लो करता रहता है किसी भी सर्किट में। और इसको डिनोट हम एक्स सी से करते हैं। और एक्स सी हम 1/ओमेगा सी इसको इसके इक्वल्स टू डालते हैं। और ओमेगा हमने पहले ही देखा था 2 पाई एफ होता है, तो इसलिए एक्स सी इक्वल्स टू 1/2 पाई एफ सी हो जाता है। और फिर हमने बिहेवियर देखा डीसी सप्लाई के लिए। तो डीसी सप्लाई में जब भी कैपेसिटर हम मतलब डीसी सप्लाई फ्लो कराते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं किसी भी सर्किट को और बीच में कैपेसिटर होता है, तो ये रेजिस्टेंस जो होता है इसकी इन्फिनिटी हो जाती है। तो इन्फिनिटी रेजिस्टेंस जैसे ही हो जाता है तो इसमें करंट का फ्लो जीरो हो जाता है, करंट फ्लो नहीं करता है। और इसलिए ये डीसी के लिए ये कैपेसिटर जो होता है ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। गुड गुड, वेरी गुड। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमने डीसी सप्लाई के साथ बिहेवियर देख लिया। अब बिहेवियर देखते हैं एसी सप्लाई के साथ। साथ साथ लिखते जाओ। बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर विथ एसी सप्लाई। ये कैपेसिटर है और इसकी वैल्यू है 1/ओमेगा सी और ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई एफ और मैंने इसे दे दी है एसी सप्लाई। ठीक है, जैसे मैं आपको इंडक्टर जब पढ़ा रहा था तो मैंने वहां पर बताया था कि साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे और उन्होंने देखा था कि जो इंडक्टर है वो सडन चेंज का अपोज करता है, करंट में सडनली चेंज नहीं होने देता। उसी प्रकार से साइंटिस्ट ने कैपेसिटर पर भी एक्सपेरिमेंट किए, तो उन्होंने एक्सपीरियंस किया कि कैपेसिटर जो है वो सडन चेंज ऑफ वोल्टेज का अपोज करता है। जैसे वो करंट का अपोज करता है वैसे ये सडन चेंज ऑफ वोल्टेज का अपोज करता है, सडनली अपने अंदर से चेंज नहीं होने देता है। ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ऑब्जर्व किया था। ये पहले स्विच क्लोज था, पहले स्विच क्लोज था और फिर जब उन्होंने जैसे सपोज करो कि पहले स्विच क्लोज था और यहाँ पे 20 वोल्ट है और उन्होंने जब ये स्विच ओपन कर दिया यहाँ से तो भी इस कैपेसिटर के अंदर 20 ही वोल्ट रहा, चेंज नहीं आया। और सपोज करते हैं कि आपने यहाँ पर, हाँ बोलो। सर मैं दूसरे मोबाइल से ज्वाइन कर रहा हूँ सर, इसकी बैटरी खत्म हो गई सर एडमिट। हाँ हाँ, कोई बात नहीं करो, रिकॉर्डिंग तो हो ही रहा है, अगर थोड़ा बहुत मिस भी हो जाता है कोई प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखो सपोज करते हैं कि अभी इस कैपेसिटर का वोल्टेज 0 वोल्ट है और आपने ये बैटरी है, ये वोल्टेज मतलब ये एसी वोल्टेज है 20 वोल्ट का और आपने सडनली स्विच ऑन भी कर दिया, ये स्विच कनेक्ट कर दिया। अब आपको क्या लगता है कि यार 20 वोल्ट मतलब सोर्स से मैंने कनेक्ट कर दिया तो कैपेसिटर का वोल्टेज भी 20 वोल्ट हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर। ये दूसरे मोबाइल से ज्वाइन हो रहा था। प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर अपोज सडन चेंज ऑफ वोल्टेज। अगर इस कैपेसिटर में पहले से 0 वोल्ट है तो यदि आप इसे कनेक्ट कर भी दोगे सडनली तो सडनली इसके अंदर वोल्टेज नहीं आएगा। अगर पहले 0 वोल्ट था तो बाद में भी 0 वोल्ट रहेगा और पहले से कुछ वोल्टेज है तो सप्लाई हटाने के बाद भी कुछ वोल्टेज उसके अंदर रहेगा। ये प्रॉपर्टी होती है कैपेसिटर की। कैपेसिटर अपोज सडन चेंज ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज में सडनली चेंज नहीं होने देता है। तो अब वेवफॉर्म के थ्रू समझते हैं इसे। ये वोल्टेज और ये करें, ये वोल्टेज है मेरा V = Vm sin थीटा। ठीक है, चलो एक काम करें, वोल्टेज में चेंज नहीं होने दे रहा है। अब जिसमें चेंज नहीं होने देगा ये वो पीछे चलेगा, जैसे कि वहां पे हो रहा था। जो इंडक्टर था वो सडन चेंज ऑफ करंट का अपोज कर रहा था, जिसका अपोज करेगा वो पीछे चलेगा डेफिनेटली। अब ये किसका अपोज कर रहा है? ये वोल्टेज का अपोज कर रहा है। ये सडनली वोल्टेज में चेंज नहीं होने दे रहा। अब जिसका ये अपोज करेगा डेफिनेटली वही पीछे चलेगा। अभी हम मैथमेटिकली भी प्रूव कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरे करंट की वेवफॉर्म, सपोज करते हैं कि ये करंट की वेवफॉर्म और ये किसका अपोज कर रहा है? ये वोल्टेज का अपोज कर रहा है, इसलिए वोल्टेज मेरा बाद में आएगा, 90 डिग्री के बाद आएगा वोल्टेज। जिसका अपोज करेगा वो पीछे चलेगा। और पीछे चलने का मतलब क्या है? पीछे चलने का मतलब ये है कि जब करंट 0 पर आया, जब करंट का मैग्नीट्यूड 0 है तो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड 0 90 डिग्री के बाद होगा। जब करंट मेरा मैक्सिमम हो गया तो वोल्टेज 90 डिग्री के बाद मैक्सिमम होगा। जब करंट 0 हो गया
तो उसके 90 डिग्री के बाद फिर वोल्टेज 0 होगा। ठीक है, तो ये है 90 डिग्री आगे चलना और पीछे चलने का यही मतलब है कि वोल्टेज जब 0 हुआ तो करंट उसके 90 डिग्री बाद 0 होगा। तो यहाँ पर वोल्टेज मेरा पीछे चल रहा है और करंट मेरा आगे चल रहा है। वोल्टेज मेरा पीछे इसलिए चल रहा है क्योंकि कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होती है कि वो वोल्टेज सडन चेंज ऑफ वोल्टेज का अपोज करता है, वोल्टेज में सडनली चेंज नहीं होने देता, इस वजह से वोल्टेज मेरा पीछे चल रहा है। तो और मैं इसी बात को मैथमेटिकली भी प्रूव करके बताऊं। ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है और ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। इसे मैं अप्लाई कर रहा हूँ एसी सप्लाई और इस कैपेसिटर में से करंट फ्लो हो रहा है आईसी, और कैपेसिटर का जो करंट होता है उसकी वैल्यू होती है, और इसका जो वोल्टेज है इसे वीसी नाम देता हूँ। इस कैपेसिटर के ऊपर जो वोल्टेज है उसे वीसी नाम देता हूँ। तो कैपेसिटर में जो करंट फ्लो होता है उसकी वैल्यू होती है सी डीवी बाई डी टी। कैपेसिटर का ये याद रखना पड़ेगा आपको, कैपेसिटर का जो करंट होता है वो होता है सी डीवी बाई डी टी। ठीक है, तो ये जो वोल्टेज की इक्वेशन है वो कैसी है, साइनोसॉइडल है, इसलिए इसको वीएम साइन ओमेगा टी नाम देता हूँ, और कैपेसिटर करंट इस फार्मूले से निकल जाएगा। तो आईसी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, सी डीवी बाई डी टी, तो डी बाई डी टी, वी कितना है वीएम साइन थीटा, वीएम साइन ओमेगा टी, वीएम कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ जाएगा, डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी आएगा, डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी, सी वीएम साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा हो जाएगा। ये आईसी की वैल्यू हो गई। अब ये वोल्टेज मेरा साइन की टर्म में है तो करंट को भी साइन की टर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ उसी फार्मूले से जो पिछली क्लास में बताया था। कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 प्लस थीटा होता है, तो कॉस ओमेगा टी की जो वैल्यू है ये हो जाएगी साइन ओमेगा टी प्लस 90 कर दो, एक ही बात है, आगे लिख दो 90 प्लस थीटा लिख दो या थीटा प्लस 90 लिख दो, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। और विमल थोड़ी देर बाद कॉल करना है, मैं क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, अब देखो ये साइन ओमेगा टी है, ये साइन ओमेगा टी प्लस 90। देखो अगर हम इस वोल्टेज को रेफरेंस लेके चले तो यहाँ ओमेगा टी प्लस 0 है, कुछ नहीं, इसका मतलब ओमेगा टी प्लस 0 है, और ये ओमेगा टी प्लस 90 मतलब इसमें करंट आगे चल रहा है, वोल्टेज पीछे चल रहा है। तो इसे मैं इस प्रकार से वेवफॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि ये वोल्टेज है वो 0 डिग्री से स्टार्ट हो गया। जो वोल्टेज की इक्वेशन है V इक्वल टू वीएम साइन ओमेगा टी, और करंट 90 डिग्री आगे चल रहा है, तो ये करंट की वेवफॉर्म है। करंट ये 0 डिग्री, ये माइनस 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री, तो मतलब ये थोड़ा इस वोल्टेज से पहले ही चालू हो गया यहाँ से करंट। ठीक है, तो ये करंट की इक्वेशन होगी I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 90। ये जो वैल्यू है ये आई एम की वैल्यू है। क्यों आई एम की वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये आई एम की वैल्यू है, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है आपको ध्यान देने की ज़्यादा, पर अगर आपके माइंड में थोड़ा बहुत डाउट है तो वो बता देता हूँ कि क्यों मैंने सी वी एम ओमेगा को आई एम लिखा है। देखो सी वी एम ओमेगा इक्वल टू आई एम मैंने लिखा है, क्यों लिखा है उसका रीजन देखिए। मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ क्या, वी एम ये 1 ओमेगा सी, ऐसा लिख सकता हूँ क्या। जब ये ओमेगा सी ऊपर आ जाएगा तो फिर से यही वाली टर्म बन जाएगी, और ये क्या हो जाएगा वी एम अपॉन एक सी इक्वल टू 1 ओमेगा सी, और वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू अपॉन रेजिस्टेंस इक्वल टू मैक्सिमम करंट। ठीक है, इतना ध्यान देने की वैसे जरूरत नहीं है, तो समझ में आ गया होगा आपको, तो आपका स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और कुछ पूछना है तो पूछ लो मुझसे। हाँ बोलो। कि जो आई मैक्स और वी मैक्स की जो हाइट रहती है ना डायग्राम में, वो कुछ भी हो सकती है या मतलब कोई भी दोनों में बड़ा हो सकता है। सिंपल सी बात है, अगर सपोज करते हैं कि करंट निकलता कैसे है, करंट निकलता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। यस सर।
ठीक है, अगर सपोज करते हैं कि v की वैल्यू 10 sin ओमेगा t है, तो आप करंट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, v अपॉन r करना पड़ेगा। सपोज करो कि r 2 ओम है, तो कितना हो जाएगा ये, 5 sin ओमेगा। तो डेफिनेटली वैल्यू थोड़ी छोटी हो जाएगी। अगर रेजिस्टेंस 2 ओम 3 ओम अगर कोई फ्रैक्शन में नहीं रहा, पॉइंट में नहीं रहा, 0 पॉइंट ऐसा कुछ, तो डेफिनेटली वैल्यू इस कम ही आने वाली है। कुछ भी हो सकती है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे 5 sin ओमेगा t आ जाती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं एक बार क्विक रिवाइज कर रहा हूँ। ठीक है, रुक जाओ एक मिनट। क्विक रिवीजन से पहले ये जो वेवफॉर्म बनी है ना, इसको वेवफॉर्म रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। ये जो वेवफॉर्म मैंने यहाँ बनाई है, दिस इज द वेवफॉर्म रिप्रेजेंटेशन। ये वेवफॉर्म के थ्रू मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि करंट आगे चल रहा है। ठीक है, अब देखते हैं फेजर रिप्रेजेंटेशन, और इसी बात को मुझे फेजर डायग्राम के थ्रू शो करना है। तो कैसे शो करूंगा, फेजर रिप्रेजेंटेशन। अब फेजर डायग्राम में मुझे ये शो करना है कि करंट आगे चलता है, वोल्टेज पीछे चलता है। तो ये वोल्टेज की एक्सिस है और करंट आगे चल रहा है। कल मैंने करंट पीछे चल रहा था तो करंट को नीचे बना दिया था, आज ऊपर बना दूंगा। अब करंट आगे चल रहा है, इसलिए जो आगे चलता है उसके आगे मैं एरो का साइन लगा देता हूँ, जो पीछे चलता है उसके पीछे टेल लगा देता हूँ, और जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे रहता है वो आगे चलता है, जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पीछे रहता है वो पीछे चलता है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इसमें करंट आगे दिख रहा है, मतलब ये आगे चल रहा है। तो कैपेसिटर का फेजर रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार से रहेगा। फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैपेसिटर, इन केस ऑफ कैपेसिटर करंट लीड वोल्टेज बाय 90 डिग्री। के लिख लिया सर बोलिए। सर इसी फेजर रिप्रेजेंटेशन को दूसरे फॉर्म में भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, जैसे कि जैसे वोल्टेज नीचे की तरफ होगा और करंट ऊपर होगा, तो उस केस में भी कैसे कैसे अब कर देखो, करंट को अगर मैं करंट को रेफरेंस ले लेता हूँ, तुम सही बोल रही हो, तुम्हें जैसा मन करे वैसा ले सकती। ये करंट है, अगर मैं करंट को रेफरेंस लेता हूँ तो ये करंट की एक्सिस हो गई। और मुझे अब वोल्टेज को कैसा दिखाना है कि वोल्टेज मुझे अभी भी कैपेसिटर के केस में कुल मिलाकर करंट आगे चलना चाहिए। तो करंट आगे चलना चाहिए तो मैं अगर वोल्टेज को नीचे बना दूंगा, वोल्टेज को मैंने नीचे बना दिया तो अभी भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट आगे है, इसका मतलब करंट मेरा 90 डिग्री आगे चल रहा है। ऐसा भी बना सकते हो, वो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ये भी सही है, जहां भी करंट आगे चल रहा है, क्योंकि करंट के ऊपर मैंने एक तो एरो का साइन बना दिया है, और दूसरी बात है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट आगे दिख रहा है मुझे, जो आगे दिखेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो लीड कर रहा है। तो इसका मतलब भी यही हुआ कि करंट मेरा 90 डिग्री लीड कर रहा है। क्लियर है क्या? यस सर। और हम एंटी क्लॉकवाइज ही लेंगे हमेशा। हाँ बोलो, क्या बोल रही हो? सर जैसे ना हमेशा जब भी फेजर डायग्राम बनेगा तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज ही कंसीडर करेंगे। हाँ, जब लीडिंग और लैगिंग देखना चाहेंगे ना तो यही कंसिडर करेंगे, बिल्कुल। चलो आओ एक क्विक रिवीजन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आज हमने कैपेसिटर की स्टार्टिंग की। कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल फील्ड की फॉर्म में या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर करता है, और स्टोर करने की इस प्रॉपर्टी को कैपेसिटेंस कहते हैं। और जब कैपेसिटर में से करंट फ्लो होता है तो कैपेसिटर अपोजिशन का एक्सपीरियंस करता है करंट के पाथ में, उस अपोजिशन को कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं, जिसे मैं एक्सी से डिनोट करता हूँ, जिसकी यूनिट ओम होती है। एक्सी की वैल्यू 1/ओमेगा c होती है, ओमेगा इक्वल टू 2πf होता है। और मैं बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर देखना चाहता हूँ डीसी सप्लाई के साथ भी और एसी सप्लाई के साथ भी। तो जब मैं डीसी सप्लाई के साथ बिहेवियर चेक कर रहा हूँ तो डीसी सप्लाई की फ्रिक्वेंसी 0 होती है। तो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू को अगर मैं इस एक्सी की वैल्यू में पुट करता हूँ तो 1/0 इनफाइनाइट हो जाता है। एक्सी की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाती है, और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो गया, इसका मतलब कैपेसिटर मेरा ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, अपने अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं होने दे रहा है। तो मुझे समझ में आ गया, एक कंक्लूजन निकल गया कि डीसी सप्लाई के लिए कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। फिर एसी सप्लाई के साथ मैंने बिहेवियर चेक किया। तो जब मैं एसी सप्लाई के साथ बिहेवियर चेक कर रहा हूँ तो मुझे साइंटिस्ट का एक एक्सपेरिमेंट याद आ गया। साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने ऑब्जर्व किया था उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि कैपेसिटर सडन चेंज ऑफ वोल्टेज का अपोज करता है, वोल्टेज में सडनली चेंज नहीं होने देता। वोल्टेज में सडनली चेंज नहीं होने दे रहा, इसका मतलब जिस चीज में वो चेंज नहीं होने देगा वो पीछे चलेगी। अब वोल्टेज में चेंज नहीं होने दे रहा था, इसलिए वोल्टेज मेरा 90 डिग्री के बाद आया। वोल्टेज मेरा 90 डिग्री के बाद आया, इसलिए वोल्टेज पीछे चल रहा है, क्योंकि वोल्टेज में चेंज ही नहीं होने दे रहा था कैपेसिटर, तो वो 90 डिग्री के बाद आया। अब यही बात को मुझे मैथमेटिकली प्रूव करना था कि वाकई में करंट आगे चल रहा है या नहीं चल रहा है, एक्चुअल में करंट आगे चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो फिर मैंने क्या किया, मुझे कैपेसिटर करंट की वैल्यू पता थी, कैपेसिटर करंट की वैल्यू होती है सी डीवी बाई dt। तो वोल्टेज की इक्वेशन वीएम साइन, अब इसको डिफरेंशिएट करना है इसलिए इसकी इक्वेशन वीएम साइन ओमेगा टी मैंने यहाँ पुट कर दी, वीएम बाहर आ गया। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा।
तो सी वी एम ओमेगा, अभी कॉस ओमेगा टी को मैंने इस फार्मूला कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 प्लस थीटा होता है, तो मैंने यहाँ पुट कर दिया साइन ओमेगा 90 प्लस थीटा बोल दो या थीटा प्लस 90 बोले एक ही बात है, तो मैंने ऐसा कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ओमेगा टी प्लस 0 डिग्री और ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, मतलब करंट मेरा 90 डिग्री आगे चल रहा है, तो मैंने वेवफॉर्म बना दी, ये वोल्टेज की वेवफॉर्म चालू हो गई और करंट मेरा 90 डिग्री पहले ही चालू हो गया था, इधर ही चालू हो गया था, ठीक है। तो ये मैंने ये जो रिप्रेजेंटेशन हो गया ये वेवफॉर्म रिप्रेजेंटेशन हो गया, और इसी बात को मुझे फेजर डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करना था, तो मैंने फेजर रिप्रेजेंटेशन कर दिया, वोल्टेज बना दिया और 90 डिग्री आगे मैंने करंट बना दिया। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो आगे चलता है वो आगे रहता है, जो पीछे रहता है वो पीछे चलता है, तो मैंने इसको इस प्रकार से इसको बना दिया। आप इस प्रकार से भी शो कर सकते हो, यहाँ भी करंट मेरा 90 डिग्री आगे चल रहा है, वोल्टेज पीछे चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो आगे रहता है वो आगे चलता है, जो पीछे रहता है वो पीछे चलता है।